नमस्कार दोस्तों, होप यू ऑल आर एंजॉइंग आवर वीडियोस एंड होप दैट दीज वीडियोस आर ट्रूली हेल्पफुल टू यू। एंड जिस तरह से आप लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वी आर ऑल्सो मोटिवेटेड टू ब्रिंग एवरी डे न्यू थिंग्स सो दैट वी कैन लर्न एंड शेयर एंड इम्प्रूव आवर नॉलेज। टुडे आज हम हमारे वीडियो में लेकर के आ रहे हैं दैट इम्पैक्ट ऑन आईटीसी क्या रहेगा वेयर टैक्स इज पेड और नॉट पेड बाय द सप्लायर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखा था दैट जीएसटीआर 2A, जीएसटीआर 2B एंड जीएसटीआर 3B, इन तीनों में यदि डिफरेंसेस हैं तो उसे कैसे टैकल किया जाए। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ के ये देख रहे हैं दैट यदि टैक्स पे ही नहीं हुआ तो या पे हो गया बाय द सप्लायर, जो हो सकता है डिले पेड हो या टाइमली पेड हो, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट पे क्या इंपैक्ट आएगा। इसके लिए कानून में एक प्रावधान है सेक्शन 16(2) सब क्लॉज सी, जो बताता है दैट सप्लायर हैज टू पे टैक्स, यानी जो रेसिपिएंट है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगी जब सप्लायर ने उस आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स पे कर दिया होगा। अब सप्लायर ने जो टैक्स पे किया होगा वो या तो कैश से पे किया होगा या फिर एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे किया होगा। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे दैट सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी का इंप्लीकेशन क्या रहेगा। सबसे पहली बात दैट सेक्शन 16(2)(c) एक कंडीशन है और ये कंडीशन प्रोसीजरल ओरिएंटेड कंडीशन है। तो रेसिपिएंट कैसे आइडेंटिफाई करे दैट क्या सप्लायर ने जो आउटवर्ड सप्लाई की है उसके ऊपर टैक्स पे किया है या नहीं। जब हमने सभी प्रावधानों को देखा तो हमें ऐसा लगा शायद 16(2)(c) के कंप्लायंस के लिए सेक्शन 37 से 39 जो है, जिसमें जो प्रोसेस दे रखा है वो काफी हद तक यूजफुल है। क्या दिया है सेक्शन 37 से 39 में? जब जीएसटी कानून आया था तो ऐसा प्रावधान था दैट सप्लायर जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, रेसिपिएंट जो है उसको इनपुट जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट करेगी, और जब जीएसटीआर 1 के डिफरेंसेस और जीएसटीआर 2 के डिफरेंसेस आपस में सप्लायर और रेसिपिएंट समझ लेंगे तो जीएसटीआर 3 बनेगा, जिसके बेसिस पे सप्लायर को अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज करनी है। तो इस प्रोसेस से जो सप्लायर है उसकी लायबिलिटी फिक्स की जा सकती थी, या फिर हम ये कह सकते हैं यदि सप्लायर कोई इनवॉइस अपलोड करने से रह जाता है तो रेसिपिएंट उन इनवॉइसेस को अपलोड कर सकता था ताकि सप्लायर की लायबिलिटी प्रॉपर वे से जस्टिफाई हो सके। तो ये प्रोविजन जो था सेक्शन 37 से 39, या ये जो प्रोसेस था जो इनिशियली इन्फोर्स था, इसके बेसिस पे काफी हद तक हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी को फुलफिल कर पा सकते थे। लेकिन इस प्रोसेस के एग्जिस्टेंस में होने के बावजूद भी ये कहीं पे भी प्रोसेस नहीं था जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें दैट सप्लायर ने जो टैक्स पे किया है वो एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से ही पे किया है। यानी हम एक स्टेप आगे बढ़ करके ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते दैट सप्लायर जिसने हमें सप्लाई की है क्या उसने टैक्स को जो पे किया है वो एडमिसिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट से पे किया है या नहीं। तो ये जो कंडीशन थी वो पहले भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी, यानी इसको फुलफिल करना पहले भी पॉसिबल नहीं था, और आज भी इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए कोई भी प्रोसेस हमें नजर नहीं आता। अब नेक्स्ट थिंग दैट ये 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी ट्रिगर कब होता है, ये ट्रिगर कब होना चाहिए। क्या ऐसा है दैट इसमें सीधा लिख दिया कि सप्लायर ने टैक्स नहीं पे किया तो आप जाकर के रेसिपिएंट से पैसा रिकवर कर लो? हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है। वाई? क्योंकि 28 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी ऐसा कहा है और इसके अलावा कई सारे कोर्ट केसेस में भी ऐसा कहा है दैट सबसे पहले जो डिपार्टमेंट है वो सप्लायर से पैसा वसूले, क्योंकि अल्टीमेटली लायबिलिटी तो सप्लायर की है। यदि सप्लायर से टैक्स का रेवेन्यू रिकवर नहीं हो पाता है देन एंड देन ओनली रेसिपिएंट के पास डिपार्टमेंट जा सकता है और उससे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता है। तो प्राइमरी जो लायबिलिटी रहेगी वो हमेशा सप्लायर की रहेगी और डिपार्टमेंट हमेशा से ही सबसे पहले सप्लायर को अप्रोच करके उससे जो टैक्स लायबिलिटी है उसे रिकवर करेगा। नाउ ये जो कंडीशन है ये बड़ी टफ कंडीशन है दैट सप्लायर ने टैक्स पे किया है या नहीं, बिकॉज इसे आइडेंटिफाई करने का आज की डेट में कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में एक जो लीगल मैक्सिम है वो भी मुझे ध्यान में आ रही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेक्स नॉन कॉगिट इम्पॉसिबलिया, यानी ऐसी कंडीशन जो फुलफिल ही नहीं की जा सकती वो कंडीशन यदि लगा दी जाती है तो उसे फुलफिल करना इम्पॉसिबल है। और कई सारे कोर्ट केसेस में ऐसा कहा है
दैट यदि लेक्स नॉन कॉग्निट इम्पॉसिबिलिया वाली सिचुएशन है तो ऐसे प्रावधानों को एनफोर्स नहीं किया जा सकता, तो एनफोर्स नहीं किया जा सकता तो ऐसे प्रावधान वास्तव में सही नहीं है। तो सेक्शन 16(2)(c) को पूरी तरह से फुलफिल करना पॉसिबल होता तो नहीं दिख रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम यहां पे आपके सामने लेकर के आ रहे दो सिचुएशंस, जिन सिचुएशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वो सिचुएशन जिसमें टैक्स पे नहीं हुआ है, यानी सेक्शन 16(2) सब क्लॉज सी को कंप्लाई नहीं कर पाए। तो यदि किसी सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया है तो ऐसी अवस्था में रेसिपिएंट को किन बातों का ध्यान रखना है, यदि कोई डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो उसे कैसे डील करना है, किन किन सिचुएशंस को, कौन कौन सी सिचुएशन अराइज हो सकती है, उन सभी सिचुएशंस को हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली टैक्स नॉट पेड वाली सिचुएशन में ही रहेंगे। उसमें हमें किस तरह से प्रोसेस फॉलो करना चाहिए या किस तरह से रिप्लाई फ्रेम करना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि सामने वाले ने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, तो स्पेसिफिकली सरकार ने एक प्रोविजन दिया है, एक पोर्टल पे एक फैसिलिटी दी है जहां पे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं अपने सप्लायर्स या रेसिपिएंट्स की तरफ से। तो यहाँ वाले केस में हम कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें और वहां पे हम अपने सप्लायर को इंटीमेट करें स्पेसिफिकली कि भाई तूने इस मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल नहीं किया है, इस मंथ पे मेरे ये सारे बिल थे, ये सारे आप वहां पे अपलोड भी कर सकते हैं। जो उस बेसिस पे एक कम्युनिकेशन रिकॉर्ड अपने फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है, जिसकी वजह से अपन ये चीज फ्यूचर में दिखा सकते हैं कि हमने हर पॉसिबल प्रोसेस को कंप्लाई किया था। अब नेक्स्ट ऑप्शन अपन जो अवेल कर सकते हैं, हम अपने जुडिक्शन ऑफिसर या अगर अपने को अपने सप्लायर के जुडिक्शन ऑफिसर का पता है तो हम वहां पे भी अपने सारे के सारे इनवॉइसेस के डॉक्यूमेंट के कॉपी के साथ में विद समरी और ये कंटेंशन कि भाई इसने ये मंथ का जीएसटीआर 3B नहीं भरा है, वो अपन उनको सबमिट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसके जुडिक्शन ऑफिसर को ये आइडेंटिफाई करने की पोजीशन में हो जाएगा कि उसकी लायबिलिटी सामने वाले की क्या है और वो उसको चार्जेबिलिटी की पोजीशन में ला सकता है। तो एक और एडिशनल स्टेप हो जाएगा अपने लिए कि वी हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, मतलब जितना भी अपने हाथ में था वो अपन ने किया फॉलो। यहां तक प्रोसेसेस की बात हुई। अब अगर अपने को कोई लेटर या कोई ऑडिट में पैरा रेज हो जाता है या कोई इन्वेस्टिगेशन के दौरान अपने को SCN इशू होता है, तो उन केसेस में किस तरह से अपने को रिप्लाई के स्टांसेस फ्रेम करने चाहिए। सबसे पहले तो अपने को ये पूछना चाहिए कि अपने जुडिक्शन ऑफिसर को ये पूछना चाहिए कि आपने या अपने सप्लायर के जुडिक्शन ऑफिसर ने क्या क्या चीजें फॉलो की उस सप्लायर से रिकवरी के लिए। क्योंकि अपने जैसे कि आकाश सर ने आपको बताया कि अपने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग 28th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के पैरा 18.3 में स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड थी ये बात कि जो भी रिकवरी है सबसे पहले सप्लायर से ली जाए, अगर सप्लायर से वो रिकवरी ना हो तब रिसिपिएंट से पूछा जाए। एंड ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सप्लायर से रिकवरी के डिपार्टमेंट के पास में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, शो कॉस्ट नोटिस से शुरू करते हुए बैंक अटैचमेंट, प्रोविजनल अटैचमेंट, गवर्नमेंट ड्यूज के बेसिस में आप बहुत सारी चीजें जैसे कि डेटर्स जो उनके हैं उनसे रिकवर करने की पोजीशन भी आप अवेल कर सकते हैं डिपार्टमेंट वाले। तो वो सब चीजें की या नहीं की, या की तो उससे क्या रिकवरी हो चुकी है, अगर वो रिकवरी हो चुकी है तो आप हमसे क्यों मांग रहे हैं, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका होना चाहिए कि जो लेक्स नॉन कॉग्निट इम्पॉसिबल करके प्रोविजन है जो मैक्सिम है, उसके बेसिस में बहुत सारे कोर्ट केसेस जो अवेलेबल है कि ये लॉ का खुद का इनहेरेंट लिमिटेशन है कि हमको खुद को अपने पैसे किसी एक थर्ड पर्सन को देने होते हैं कि वो हमारा पैसा भरे। जब हमने अगर अपना पूरा पैसा किसी एक सप्लायर को दे दिया और उसने उसको पे करने में डिफॉल्ट किया, तो इसमें हमारी क्या गलती, हमने वो सारे प्रोसेस को अप्लाई कर दिया जो भी हमारे हाथ में थे, उसके बियॉन्ड हम अगर नहीं जा सकते तो हमें उस चीज का रिस्ट्रिक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की पोजीशन में नहीं आना चाहिए। इसमें अराइज इंडिया लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें, वहां से लेके बेंथल इंटरप्राइजेस और दूसरे क्विस्ट मर्चेंडाइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केसेस को भी आप रेफर कर सकते हैं जो आपको बायो में अभी मिल जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने केस की बात करूं मैं, वो आपको केस मिलेगा भारतीय टेलीमीडिया जो दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, और एक कोलकाता हाईकोर्ट में भी एक केस फाइल हुआ है सेक्शन 16(2)(c) की मतलब वॉइड को चैलेंज करते हुए, मतलब वो वॉइड ही है
ये वो सेक्शन एलिजिबल ही नहीं होना चाहिए, ये सेक्शन आना ही नहीं चाहिए। ऐसा करते हुए ये दोनों केसेस लगे हैं कोर्ट के सामने और आज की तारीख में ये पेंडिंग है। तो इस पेंडेंसी को भी आप यूज कर सकते हैं कि ये तो सेक्शन ही नहीं आने चाहिए थे, ये सेक्शन है और ये इम्पॉसिबल सिचुएशन है, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते और ये इसकी वजह से हमें कोई चीज़ की आईटीसी रिवर्सल के लिए कॉल ना किया जाए। नेक्स्ट अपन आ सकते हैं, अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 19(1)(g को लेके, जो कि क्या कहता है, जो कि हमें वो राइट देता है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। इस आर्टिकल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा केस है जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन अगर किसी भी लॉ में लगा जाए तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। मतलब अगर सेक्शन 16(2)(c) की बात की जाए तो साफ साफ शब्दों में जो कि स्पेसिफिकली यूज कर रहा है कि एडमिसिबल आईटीसी से पे किया जाए, ये तो किसी भी हाल सूरत में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। तो जब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट प्लस आर्टिकल 19(1)(g) का हवाला देते हुए आप इसको कंटेस्ट कर सकते हैं और उस डिमांड को जो भी रेज हुई है, या मैं कहूं कि आजकल की तारीख में तो सिर्फ एक लेटर या एडवाइस के बतौर ही आपसे आईटीसी रिवर्सल मांग रहे हैं, तो उन केसेस में भी आप इसको कंटेस्ट कर सकते हैं।